स्वागत है हमारे चैनल पर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो जीएस में पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लगातार आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 रखा, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। जुपिटर का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो ठीक है, जुपिटर के जो सबसे बड़े उपग्रह हैं, ठीक है, उन्हें हम गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उनमें से एक है यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ठीक है, और एक है लो। ठीक, तो ये चार जो है गैलीलियन उपग्रह हैं बृहस्पति के। इनमें से डीमोस जो है ये शनि का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था गैलीलियन उपग्रह नहीं है तो डीमोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है 8 मिनट में पृथ्वी तक, यानी 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए ये है सूर्य मान लिया, ठीक है, ये है चंद्रमा, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा जो है सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा की परछाई, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी सूर्य का छुप जाना। ठीक है, कहीं पर ये सूर्य ग्रहण जो है आंशिक दिखता है और कहीं पर पूरा सूर्य ही नहीं दिखता है। ठीक है, वो कहाँ दिखता है कहाँ नहीं दिखता है वो भी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब चंद्रमा, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम इसकी फिगर को देखेंगे। अब देखिए सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। ये आपके सामने यहाँ सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हो कि जब चंद्रमा बीच में आया हुआ है तो सूर्य की, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा से टकराती है। ठीक है, चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा की एक परछाई तो ये बनती है। ठीक है, ये वाला एरिया जो आ रहा है, यानी जो पृथ्वी के इस वाले भाग पे पड़ेगी, जो मैंने हाईलाइट कराया रेड कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति होंगे, इस मैंने जो रेड कर रखा है ये पूरा, यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे वो चंद्रमा के बीच में आने के कारण सूर्य का कोई हिस्सा नहीं देख पाएंगे, यानी कंप्लीट सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। कौन से वाले हिस्से पे? ये जो मैंने रेड कलर कर रखा है। ठीक है, लेकिन परछाई यहाँ पर देखिए पूरी डार्क पड़ी है, क्योंकि है ना बिल्कुल पीछे आ रहा है। लेकिन एक परछाई ये भी बन रही है जिसमें ये वाला जो थोड़ा हल्का हल्का परछाई है। ठीक है, इसमें पॉइंट ए है पृथ्वी पे और पॉइंट बी है। तो कोई व्यक्ति अगर पॉइंट ए पे होगा और कोई व्यक्ति पॉइंट बी पे होगा तो उसको कंप्लीट सूर्य ग्रहण होता हुआ नहीं दिखेगा। उसको कुछ हिस्सा, कुछ रिंग जैसा पार्ट जो है वो चंद्रमा सूर्य का दिखेगा। यानी यहाँ पे ए और बी पे जो विद्यमान लोग होंगे वो चंद्रमा के होने के कारण, ठीक है, पूरी तरह से ढका सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य का कुछ हिस्सा, जिसे रिंग कहते हैं, थोड़ा छल्ला सा है बीच में सूर्य, ये चंद्रमा आ गया और ठीक है ये जो दिख रहा है ये इतना हिस्सा दिखेगा। लेकिन इस लाल वाले एरिया में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है, इसमें जो व्यक्ति यहाँ होंगे पृथ्वी पर, उनको सूर्य बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। ये कंप्लीट ढका हुआ होगा चंद्रमा के आने के कारण। तो ठीक है, ये वाली जो परछाई होती है जो ठीक चंद्रमा के पीछे है, जिसपे बिल्कुल काला काला हो रहा है, तो ये तो कहलाती है प्रच्छाया। ठीक है, इसे उम्रा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो ये हल्की परछाई पड़ रही है, ये वाला ए भाग जिसमें मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी परछाई है। ठीक है, चंद्रमा के कारण ये परछाई जो बनी ये कम काली है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम उपछाया, इसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, और पेनुम्ब्रा में जब कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसको देखिए इस तरह से दे रखा है ना, ये सूर्य का कुछ हिस्सा उसे दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो ये था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रच्छाया होगी, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो है वो प्रच्छाया कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम उम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और जहाँ पे कम काली परछाई होती है उसे, ठीक है, उपछाया कहते हैं, उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या अब 8 है, पहले 9 थी। ठीक है, प्लूटो जो है वो बोना ग्रह साबित कर दिया गया है, यानी ये डेफिनेशन में, ठीक है, डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता ग्रहों की। 2005 में ये आउट हो गया था उसकी डेफिनेशन से, मतलब ये कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, ये है वहीं सोलर सिस्टम में, लेकिन जो परिभाषा नहीं बनाई गई उसमें इतने छोटे ग्रह को जो है ग्रह नहीं माना जा सकता, इसलिए अब 8 ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आतप यानी इंसोलेशन कहते हैं इसे, यानी जो सोलर एनर्जी है जो पृथ्वी तक आती है, ठीक है, तो सूर्य का आतप
का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? ठीक है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा समझ लीजिए, किरणें समझ लीजिए, तो असमान क्यों होती है? देखिए पृथ्वी जो है वो हमारी गोल है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, जब पृथ्वी गोल है तो समझिए ये सरफेस, अगर सूरज यहाँ है तो यहाँ पर जो है वो सीधी रेखा पड़ेंगी और यहाँ पर तिरछी, कुछ इस तरीके से कि जैसे एक सरफेस दे रखी है यहाँ, ठीक है, इस पे ये सीधी रेखा पड़ रही है। ठीक है, मान लिया सीधी ऊपर से आने वाली जो सीधी रेखा है, ठीक है, और ये तिरछी पड़ रही है, तो तिरछी रेखा जो है ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ती हैं। ठीक है, तिरछी रेखा देखिए, यही रेखा है, इस पे अगर इसने एरिया पड़ेंगी तो ये तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर है, लेकिन यही अगर सीधी पड़ेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये ज़्यादा गर्म करेंगी, कम स्थान पे पड़ेंगी, इतनी ही रेखा। ठीक है, तो जब तिरछी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की पृथ्वी पर, तो जहाँ पर सीधी पड़ रही है, जैसे विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जैसे कहते हैं, वहाँ तो सीधी रेखा पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और ध्रुवों की तरफ, ठीक है, किरणें तिरछी हो जाती हैं, ज़्यादा एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर पड़ती हैं, इसलिए उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कम गर्मी है। तो सूर्य का आतप जो है असमान जो है वो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण है। 17 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो हम समझने वाला वो ये है कि देखिए जो पृथ्वी की, ठीक है, जो अक्ष है, ठीक है, यानी कक्षा जिसे ऑर्बिट कहते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ जिस रास्ते पर पृथ्वी चक्कर लगाती है वो जो है वो बिल्कुल जो है वृत्ताकार नहीं होता है, ये इलिप्स की तरह होता है। ठीक है, तो अंडाकार समझ लीजिए एक तरह से आप। तो ये इसे हम इलिप्स कह रहे हैं, ये दीर्घवृत्त होता है, यानी पृथ्वी की कक्षा जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के दौरान वो इलिप्स की तरह होती है। ठीक है, इलिप्स जिसे हम दीर्घवृत्त भी कहते हैं। ठीक है, और दीर्घवृत्त में, ठीक है, दो फोकस होते हैं। तो सूर्य जो है यहाँ पर स्थित होता है और पृथ्वी इस तरह इस रास्ते पे चक्कर लगाती है। ठीक है, तो एक तरफ से पृथ्वी जो है वो सूर्य के पास होती है और एक तरफ से दूर होती है, यानी दो स्थितियाँ बनती हैं, उनमें एक बार दूर होती है, एक बार पास। जो पास होती है, यानी ठीक है, यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पास वाली जो स्थान है, जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है पूरे वर्ष में, तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सबसे पास वाले रास्ते पे आ जाती है, जिस रास्ते से होकर ये पूरे साल गुजरता है। ठीक है, तो इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है, उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे पेरीहिलियन कहते हैं, और सूर्य निच भी कहा जाता है। निच यानी कम, छोटा, ठीक है, नीचा। ठीक है, तो ये 3 जनवरी को ऐसी स्थिति बन रही है, यानी साल के शुरुआत में ही बन जाती है सबसे कम। ठीक है, और जैसे साल के अंत की तरफ बढ़ेंगे, यानी उससे आगे बढ़ेंगे, इसलिए वो दूर हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखिए कि 3 जनवरी का महीना क्योंकि पास में है, स्टार्टिंग हो रही है 1 जनवरी से, तो ये पास वाली स्थिति है। और 4 जुलाई को जो है वो इस स्थान पर होती है जहाँ से पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, और ये 4 जुलाई को होता है। इसे हम सूर्योच्च कहते हैं और इसे हम अपसोर भी कहते हैं, और इंग्लिश में अपेलियन भी कहते हैं। ठीक है, अपसोर, अपेलियन। ठीक है, और सूर्य निच का मतलब उपसोर और पेरिलियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब दूर होती है और कब पास होती है। ठीक है, पास वाली स्थिति 3 जनवरी को बनती है और दूर वाली 4 जुलाई को। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है 3 जनवरी को और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि इलिप्स बनाता है। तो ये सबसे पहले केपलर ने, जो केपलर का पहला नियम है, ठीक है, केपलर का पहला नियम ये कहता है कि जो पृथ्वी की कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, ना कि गोलाकार। ठीक है, तो इस तरीके से घूमता है, सूर्य यहाँ है और वो कभी पास जाती है पृथ्वी, कभी दूर जाती है, और ऐसे ही चक्कर लगा देती है। तो इसे हम दीर्घवृत्त और इंग्लिश में से इलिप्स कहते हैं। तो ये केपलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स का मतलब ये है कि स्थिर है, यूनिवर्स स्थिर है, मतलब बनने के मामले में। देखिए, मान लिया अगर ये यूनिवर्स है, इसके अंदर एक ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, तो तारे हैं। ठीक है, अगर मान लिया ये मास टूटा, ये तारा, ये ग्रह ये टूटा, ठीक है, तो इसके जो कण वो पूरे इधर फैल जाएंगे, लेकिन ये मास जो है फिर से अगर इकट्ठा हुआ तो फिर एक नया उपग्रह होना, मतलब टोटल मास जितना टूट फूट रहा है, तारों में विस्फोट हो रहा है, ठीक है, या फिर ग्रह टूट फूट रहे हैं, तो जो मास है, जो भी टोटल वॉल्यूम है, वो रहने उतना ही वाला है पूरे यूनिवर्स में। बस वो कभी कोई आकृति ले लेता है, कभी छोटी आकृति, कभी बड़ी आकृति, जुड़ जाते हैं फिर टूट जाते हैं, यानी टोटल मास वही रहने वाला है, यानी इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। ठीक है, तो
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों को भी अपने इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।